गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी पेपर के बारे में बात कर रहे थे। बॉटनी थर्ड पेपर के बारे में हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम लोग पेपर का नाम है हमारा एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। जो बॉटनी थर्ड पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का वो है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इस पेपर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और टैक्सोनॉमी के जनरल इंट्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म के बारे में या फिर जो भी क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके थ्रू दिया गया, उसको बहुत ज़्यादा फेमस किसके थ्रू किया गया था, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कौन कौन से रूल्स थे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक उठाया था फ्लोरा पे। हम लोगों ने देखा था कि फ्लोरा क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहीं से आज अपना स्टार्ट करते हैं कि फ्लोरा क्या है और कहाँ कहाँ पे फ्लोरा देखने को, कहाँ कहाँ पे फ्लोरा इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है, इंडिया या कंप्लीट वर्ल्ड। तो अपना आज का टॉपिक हो गया। वापस से हम लोग थोड़ा सा फ्लोरा को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फ्लोरा, तो फ्लोरा की जो डेफिनेशन है या फिर जो फ्लोरा जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, कल हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, लेकिन हम लोग वापस वहीं से आज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी फ्लोरा होते हैं, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, उस जियोग्राफिकल एरिया में जो भी वेजिटेशन पाई जाती है, वो वेजिटेशन की जब हम लोग एक डिटेल लिस्ट बनाते हैं जिसमें प्लांट का कॉमन नेम और उसका बॉटनिकल नेम दोनों इंक्लूड होते हैं, वो लिस्ट को हम लोग फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, इस जियोग्राफिकल एरिया में जितनी भी वेजिटेशन है या फिर जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट की वैरायटीज, उन प्लांट की जो डिटेल लिस्ट होती है जिसमें प्लांट का कॉमन नेम भी इंक्लूड होता है और प्लांट का बॉटनिकल नेम भी इंक्लूड होता है, उस लिस्ट को हम लोग कहते हैं फ्लोरा। ये जो लिस्ट होती है इसी को हम लोग फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है, कोई भी एरिया ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर, कहीं से भी हम लोग कोई भी एरिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल एरिया। ये जो हम लोगों ने पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जो हम लोगों ने सर्च किया है या फिर जिस एरिया के हम लोगों को वेजिटेशन के बारे में या फिर उसका फ्लोरा रेडी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन है या फिर वहाँ पे जितने भी प्लांट की वेराइटीज़ प्रेजेंट है, वो सारे प्लांट वेराइटीज़ का हम लोग एक डिटेल लिस्ट बनाएंगे। जैसे ये जैसे कोई ए जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को लगभग 50 प्लांट आइडेंटिफाई हुए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी 50 प्लांट हैं इनका हम लोग एक के बाद एक लिस्ट बना लेते हैं और ये लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन नेम भी होगा और उसका बॉटनिकल नेम भी होगा, मतलब जितनी भी कॉमन और जितनी भी जो बॉटनिकल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हमको फ्लोरा के अंदर मिल जाती है। अब जो फ्लोरा होते हैं बेसिकली वो 4 टाइप के होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं। अब ये 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, इसमें आ जाएगा हम अपना फर्स्ट लोकल फ्लोरा। जो फर्स्ट टाइप का है वो है लोकल फ्लोरा। अब इसको लोकल फ्लोरा क्यों बोल रहे हैं, जैसे जो फर्स्ट है इसको हम लोगों ने लोकल क्यों बोला है, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिटेड जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे जो जियोग्राफिकल एरिया है या फिर जो भी भौगोलिक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल
जो जियोग्राफिकल एरिया है वो एक लिमिटेड जोन है, वो एक लिमिटेड जोन है। लिमिटेड का मतलब जैसे कोई गांव हो सकता है, कोई सिटी हो गया, ठीक है, या फिर इससे अगर बड़ा लेते हैं तो कोई स्टेट हो गया, जैसे कोई भी रूरल एरिया हो गया या अर्बन एरिया, या फिर कोई भी गांव या कोई भी शहर, ठीक है, जैसे कोई भी गांव हो गया, कोई पर्टिकुलर सिटी हो गया, या फिर कोई स्टेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ के जो भी जियोग्राफिकल रीजन है और उस जियोग्राफिकल रीजन या फिर जो भी वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जितनी भी वेजिटेशन होगी उसका जो लिस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोकल फ्लोरा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है, होप कि आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। लोकल फ्लोरा कोई भी गांव, कोई भी सिटी या फिर कोई भी स्टेट, जैसे कोई लिमिटेड जोन है, ये सारे क्या हो गए, कोई लिमिटेड जोन है या फिर कोई लिमिटेड एरिया, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया की जो भी वेजिटेशन होती है उसकी जब हम लोग डिटेल लिस्ट रेडी करते हैं तो उस लिस्ट को हम लोग लोकल फ्लोरा के अंडर में उसको रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट आता है, जैसे इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, लोकल फ्लोरा का एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपने, जैसे जो ब्लैटर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने दी फ्लोरा ऑफ पंचगनी दिया था, फ्लोरा ऑफ पंचगनी, फ्लोरा ऑफ पंचगनी इज अ एग्जाम्पल ऑफ लोकल फ्लोरा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आ गया फ्लोरा ऑफ सौराष्ट्र, और ये जो फ्लोरा ऑफ पंचगनी है ये है बॉम्बे का, ठीक है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया फ्लोरा ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है। ये जो फ्लोरा था ये कहाँ का था, फ्लोरा ऑफ सौराष्ट्र, ये था राजकोट का, ठीक है। ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए। लोकल फ्लोरा के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, एक तो फ्लोरा ऑफ पंचगनी और एक फ्लोरा ऑफ सौराष्ट्र जो कि राजकोट और ये बॉम्बे का था, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल फ्लोरा। सेकेंड टाइप आता है रीजनल फ्लोरा। रीजनल फ्लोरा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जितना भी जो लोकल फ्लोरा में हम लोगों ने सिटी को ले लिया था, रूरल एरिया और अर्बन एरिया को ले लिया था, या फिर किसी भी स्टेट को ले लिया था, ठीक है। अब स्टेट से बड़ा क्या हो गया अपना कंट्री। तो जैसे कोई पर्टिकुलर कंट्री की जो भी वेजिटेशन है या फिर जो भी कोई पर्टिकुलर जैसे देश है तो वहाँ की उस देश में जितनी भी टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे ये हो गया कोई पर्टिकुलर कंट्री। अब ये पर्टिकुलर कंट्री मान लिया हम लोगों ने इंडिया ही है, तो इंडिया की जितनी भी वेजिटेशन है या अलग अलग एरियाज की जो भी वेजिटेशन है उसकी जो भी डिटेल लिस्ट होगी उसको हम लोग काउंट करेंगे रीजनल फ्लोरा के अंडर में, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट्स, फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट्स, फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल।
रीजनल जो फ्लोरा है उसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो भी वेजिटेशन होती है उसकी डिटेल लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट को हम लोग रीजनल फ्लोरा में रखते हैं। रीजनल फ्लोरा का एग्जांपल हो जाएगा फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट्स, यानी कि जितने भी डेजर्ट्स हैं उनका जो जितना भी वेजिटेशन है उसकी जो लिस्ट है वो इसमें रीजनल फ्लोरा में काउंट हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड टाइप का आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। थर्ड टाइप का फ्लोरा है कॉन्टिनेंटल फ्लोरा, ठीक है, ये हो गया। अब ये कॉन्टिनेंटल फ्लोरा का मतलब क्या होता है? महाद्वीपीय फ्लोरा। कॉन्टिनेंट महाद्वीप एक ही बात है ना। महाद्वीपीय फ्लोरा ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर जो कॉन्टिनेंट होता है या फिर जो भी कॉन्टिनेंटल एरिया होता है या फिर जो भी कोई पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का जो भी जियोग्राफिकल रीजन है उसके अंदर जो भी वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते हैं या फिर जो भी वेजिटेशन पाई जाती है उसकी जो डिटेल लिस्ट होएगी उसको हम लोग काउंट करेंगे कॉन्टिनेंटल फ्लोरा के अंदर में। और इसका एग्जाम्पल आ जाता है फ्लोरा ऑस्ट्रेलियंसिस। एग्जाम्पल हो गया इसका फ्लोरा ऑस्ट्रेलियंसिस, ठीक है, ये हो गया। ये आ गया इसका कॉन्टिनेंटल फ्लोरा का एग्जाम्पल जो कि बेंथम के द्वारा दिया गया था, गिवन बाय बेंथम। इसके आगे हम लोग बेंथर का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। बेंथर नाम हमें बहुत बार सुनने को मिलेगा, बेंथम होकर, ठीक है। तो ये जो फ्लोरा ऑस्ट्रेलियंसिस था ये बेंथम के थ्रू दिया गया था और इसको जो है कॉन्टिनेंटल फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फ्लोरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा। जो फोर्थ टाइप का फ्लोरा है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा, यानी कि जिसमें कंप्लीट जो भी वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वहाँ पे जितनी भी टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, जो भी प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती है, उनका जो डिटेल लिस्ट होता है उसको हम लोग वर्ल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा में इंक्लूड करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये जो फ्लोरा होता है इसमें एक प्रॉपर वे में ये अरेंज नहीं किया गया, अभी तक ऐसा कोई फ्लोरा जो है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ इसका हम लोग ये ले लेते हैं, देख लेते हैं कि जो फोर्थ टाइप है वो है वर्ल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा। वर्ल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा, जिसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो लीनियस, कैरोलस लीनियस ने जो अपनी बुक लिखी थी सिर्फ उसी को हम लोग इसके अंदर काउंट करते हैं। बाकी अलग से कोई भी स्पेसिफिक अभी तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर जो स्पेसिफिक लिस्ट होती है जैसे वो इसकी जो भी वर्ल्ड जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा है उसके लिए कोई भी ऐसी अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हुई है। तो इसका एग्जाम्पल आ गया कैरोलस लीनियस के थ्रू दिया गया था। जो कैरोलस लीनियस की जो बुक थी, बुक का नाम क्या था? स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है। ये जो बुक थी इसके अंदर इन्होंने जो भी वेजिटेशन के बारे में या जितनी भी वेजिटेशन के बारे में बताया था उसी को सिर्फ हम लोग इसमें वर्ल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा किसी भी अलग से इसका और कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अभी तक नहीं मिली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉटनिकल गार्डन। अब हम लोग बात कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन के बारे में। बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है।
फ्लोरा के बारे में कंप्लीट जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी थी वो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में आता है बॉटनिकल गार्डन। अब बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, दिखती सी बात है, गार्डन है। बॉटनिकल यानी कि उसमें नो डाउट प्लांट्स ही लगे हुए हैं, लेकिन जो भी प्लांट्स हैं यानी कि इसमें जैसे जो प्लांट्स को जैसे होता है ना कि जैसे उनको या तो हमको उनके बारे में कुछ स्टडी करनी है या फिर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हमें प्रैक्टिकल के लिए चाहिए कि किसी भी प्लांट है, जैसे बुक में कोई प्रैक्टिकल दिया हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको ये प्लांट है, इसके बारे में आपको जो है जो भी गार्डन वगैरह होते हैं, या फिर तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में एक प्लांट्स का लिस्ट होता है, मतलब एक प्लांट की ह्यूज अमाउंट में प्लांट्स को उगाया हुआ रहता है। और वो जो प्लांट्स होते हैं या फिर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो भी साइंटिफिक रिसर्चेज होती है, जो भी स्टडीज़ होती है उसमें यूज़फुल होते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी जो अलग अलग टाइप के जो वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर जो बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कि इसमें फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन है एग्जाम्पल, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ प्लांट्स ही होते हैं और वो प्लांट उस बेसिस पे लगाए जाते हैं जिससे कि जैसे कोई पर्टिकुलर प्लांट है और उसकी हम लोग को डिटेल स्ट्रक्चर करनी मतलब उसका डिस्क्रिप्शन जानना है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब रिसर्च के बेसिस पे हम लोग इनको जो है स्टोर करके रखते हैं या फिर इनका जो भी कल्टीवेशन होता है वो उस बेसिस पे किया जाता है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बॉटनिकल गार्डन का वो हो जाता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन ऑफ शिवपुर। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंडियन बॉटनिकल गार्डन ऑफ शिवपुर। ठीक है, ये हो गया जो कि कैलकाटा में प्रेजेंट है। उसके बाद में जो सेकंड एग्जाम्पल आता है वो है लाल बाग गार्डन, जो कि बेंगलोर में प्रेजेंट है, बेंगलोर कर्नाटका में। उसके बाद में जो थर्ड आता है वो है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये प्रेजेंट है लखनऊ में। ठीक है, ये सारे हो गए इसके एग्जाम्पल। अब जो भी बॉटनिकल गार्डन होते हैं उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों लगाए जाते हैं बॉटनिकल गार्डन या फिर उनका उसमें जो भी प्लांट्स होते हैं उनका कल्टीवेशन क्यों किया जाता है। जैसे कुछ प्लांट, जैसे अगर कोई बॉटनिकल गार्डन है और वहाँ पे बहुत ही पुराना प्लांट लगा हुआ है जिसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है और वही प्लांट की जो अभी जो स्पीशीज़ है रिसेंट में उसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर्स का अगर जैसे इंक्लूजन हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बॉटनिकल गार्डन में जाके हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा प्रिमिटिव कैरेक्टर प्लांट में लाइव देख सकते हैं कि जैसे ए प्लांट है, ए प्लांट की कोई पुरानी स्पीशीज़ है और वही ए प्लांट की कोई नई स्पीशीज़ है। तो हम लोग इसमें जो भी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है उसकी भी स्टडी कर सकते हैं और उसकी जो नई स्पीशीज़ है उसमें कौन कौन से एडवांस कैरेक्टर्स का इंक्लूजन हुआ है या फिर कौन कौन से एडवांस कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, किस तरह का उसमें जो है इवोल्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो भी प्लांट होते हैं जैसे कि जो नेचुरल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जितनी भी नेचुरल कंडीशंस होती है या फिर जो भी नेचुरल क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है अगर किसी प्लांट को प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है और अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण अगर वो उनका सर्वाइवल स्टॉप हो जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो वैसे में क्या किया जाता है उन प्लांट्स को बॉटनिकल गार्डन में लगाया जाता है। अब बॉटनिकल गार्डन में लगाने से क्या होएगा कि वहाँ पे उनको प्रॉपर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की उनको रिक्वायरमेंट होती है वो पर्टिकुलर उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो ये इसका एक मेजर इम्पॉर्टेंस हो गई। इसके अलावा कि इसके हम लोग जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होएगी। ठीक है, यहाँ पे होता है इसका इस टॉपिक का एंड। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अब आगे, जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया, फ्लोरा हो गया, अपना नोमेनक्लेचर सिस्टम हो गया जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम था। उसके अलावा हम लोग अब आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक
जिसका नाम है डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो है ही, उसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम आज से पहले बनाए गए थे, उसकी जो भी स्टडी होगी वो हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का आता है वो है जैसे एक तो हो गया था, एक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सबसे पुराना नहीं है लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट होता है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो सेकंड आता है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये तीनों। इसके बाद में एंगलर नाम के साइंटिस्ट भी आए थे जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम अलग से दिया था। डेंडोग्राम के बारे में हम लोग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग, ये जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। जो क्लासिफिकेशन का जो नेचुरल सिस्टम है वो किसके थ्रू दिया गया था, वो किस किस चीज़ों पे बेस्ड था, या फिर जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये जो हाइपोथेसिस थी कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, सिर्फ अवधारणा देना, किसी भी चीज़ की जो अवधारणा होती है या फिर जो हाइपोथेसिस होती है वो किसके थ्रू दी गई थी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो जो अपना सेकंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आ गया। ठीक है, अभी जो क्लासिफिकेशन का जो नेचुरल सिस्टम है ये किसके थ्रू दिया गया था, या फिर ये जो हाइपोथेसिस है वो किसके थ्रू दी गई थी। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये दी गई थी एडेंसन नाम के साइंटिस्ट के थ्रू। हाइपोथेसिस इज गिवन बाय एम एडेंसन। ठीक है, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये जो हाइपोथेसिस था ये एम एडेंसन नाम के साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अभी तक हम लोगों ने बेंथम और हुकर नाम पढ़ा था। ठीक है, बीच बीच में जैसे आ रहा था कि बेंथम हुकर या फिर एंगुलर, प्रेंटल, आइगलर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट के नेम आ रहे थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेंथम और हुकर ने आखिर जो क्लासिफिकेशन दिया था वो था कौन सा। ठीक है, तो जो भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था, ये हाइपोथेसिस दी गई थी एम एडेंसन के थ्रू, लेकिन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया गया था बेंथम एंड हुकर के थ्रू। बेंथम एंड
हुकर के थ्रू जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उसी को हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कि इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, उसके जेनेटिक, उसके इकोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है, ठीक है। तो बेंथम और हुकर ने जब प्लांट को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, जो ईजीएस्ट वे था, स्टार्टिंग जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम का जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, ज़्यादा टाइप के जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस टाइम तक प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी स्टार्टिंग ही थी। तो जो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसका जो बेसिस था वो था प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। कि इसके थ्रू इन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन दिया था वो प्लांट के सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दिया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनको हम लोग जो सिर्फ उसके जो बाहरी लक्षणों के आधार पे उनको क्लासीफाई किया था, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इन्होंने इसके पहले भी मतलब इनके पहले भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कौन से क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, वो डी कैंडोलीज क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, ठीक है, ये हो गया। अब बेंथम और हुकर का जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया था ओनली, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम डी कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। ये डी कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करता है, यानी कि सबसे पहले डी कैंडोली ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इनका जो क्लासिफिकेशन था इसमें कुछ इनको मतलब जो भी इन्होंने अपना स्टडी किया था या फिर प्लांट को जिस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे स्टडी किया था, कहीं ना कहीं वो कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम से मिलता जुलता ही था, यानी कि इसका एक एडवांस फॉर्म था, अपडेटेड फॉर्म था, ठीक है। इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का अपडेटेड फॉर्म जो पब्लिश किया था वो बेंथम और हुकर ने पब्लिश किया था, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन है, इसके लिए कि जितने भी जो साइंटिस्ट थे वो अपना जो भी रिसर्च करते उसको उन्हें कहीं ना कहीं पब्लिश करना होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो भी इन्होंने क्लासिफिकेशन, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था या फिर जो क्लासिफिकेशन का जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस था उसको इन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किया जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, पब्लिश्ड इन जेनेरा प्लांटेरम। published in genera प्लांटेरम, यानी कि इस नाम के बुक के अंदर इन्होंने अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का जो अपना थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बारे में यही चीज़ें एक बार वापस मैं बता देती हूँ कि जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन था उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हाइपोथेसिस था वो एम एडेंसन नाम के साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था। इसके बाद में ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसकी जो मतलब इसकी जो भी स्टडीज़ थी या फिर जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसी को ही हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। इसके अलावा डी कैंडोली के क्लासिफिकेशन सिस्टम को ये फॉलो करता है और जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम नाम की अपनी बुक के अंदर पब्लिश किया था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके आगे हम लोग देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो थर्ड टाइप है वो आ जाएगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है
उसका देखेंगे कि भाई ये किसके थ्रू दिया गया था, ये किसके क्लासिफिकेशन को फॉलो करता था, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें किन किन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया था, प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया था, किस बेसिस पे उनका डिस्क्रिप्शन किया गया। इसके अलावा जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था उसको अपनी किस बुक में पब्लिश किया था, ये सारी चीज़ें इसके अंडर में हम लोगों को देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया था डार्विन के थ्रू, गिवन बाय डार्विन। अब ये डार्विन कौन है, ये डार्विन अंकल है। ठीक है, डार्विन अंकल के थ्रू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। ठीक है, अब डार्विन ने जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इसमें इन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन से क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है वो चीज़ देखेंगे कि इनका जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बेंथम और हुकर के, मतलब बेंथम, जब डार्विन ने अपना ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसके बाद में जो बेंथम और हुकर का जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया था। जैसे सबसे पहले बेंथम, मान लेते हैं कि है ना डी कैंडोली ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, सबसे पहले आ गया डी कैंडोली। ठीक है, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद में आए बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो कैंडोली के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। और जब इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो एक टाइम था कि जब वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। जब भी कोई साइंटिस्ट प्लांट्स के क्लासिफिकेशन को या प्लांट की जब कंपैरिजन बेसिस पे या फिर किसी भी प्लांट के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तब वो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन को वो लोग फॉलो करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही डार्विन आए, डार्विन ने जो अपना फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया या फिर जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, तब बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा फ्लॉप हो गया था। फ्लॉप भी नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि इसकी कंपैरिजन, नेचुरल क्लासिफिकेशन की कंपैरिजन जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था वो ज़्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस उस टाइम में कम हो गई थी और जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है कि इन्होंने कौन सी बुक में अपना इसको पब्लिश किया था। बुक कौन सी आ जाएगी, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम की अपनी बुक में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को पब्लिश किया था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम की इनकी जो बुक थी इसके अंदर इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया था। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्लांट को, जैसे बेंथम और हुकर थे, बेंथम और हुकर ने क्या किया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि वो कैरेक्टर जो हम लोग इजीली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी प्लांट के जो आउटर फीचर्स होते हैं सिर्फ उनको ध्यान में रखते हुए वो क्लासिफिकेशन दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपेरिजन बेसिस लिया कि उन्होंने तो दे दिया लेकिन उनका किसी से कंपैरिजन, अगर कोई भी नया प्लांट है, सेम स्पीशीज़ है, जैसे कोई स्पीशीज़ एक्स है, ठीक है, ये कोई एक्स स्पीशीज़ है जो कि बहुत ही पुराना मेंबर है और इसी का कोई एक्स स्पीशीज़ का कोई न्यू मेंबर ले लेते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया कि जो एंसेस्टर है और जो इसका डिसेंडेंट है, यानी कि जो इसका पुराना मेंबर है या फिर जो इसका जो पूर्वज है और जो इसका रिसेंटली जो इसका मेंबर प्रेजेंट है, इन्होंने क्या, इन दोनों पे ही स्टडी किया था। मतलब इन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर को भी देखा था और इन्होंने एडवांस कैरेक्टर को भी देखा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रिमिटिव और प्लांट के प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं डेंड्रोग्राम, कि डेंड्रोग्राम क्या होता है। अभी तक तो हम लोगों ने डेंड्रोग्राम क्या होता है, मोनोग्राफ के बारे में देखा था। अब हम लोग देखेंगे डेंड्रोग्राम क्या होता है। यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में इतनी चीज़ें देख ली। अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे डेंड्रोग्राम क्या होता है।
डेंड्रोग्राम। इस तरह के आप लोगों को और भी नाम देखने को मिलेंगे, जैसे क्लेडोग्राम, डेंड्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ना, ठीक है। तो डेंड्रोग्राम क्या थे, प्लांट के ही, जैसे इसमें भी प्लांट्स के बारे में या फिर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में हेल्प करते थे। ये भी क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था या फिर जो भी प्लांट्स का जो डिस्क्रिप्शन देते थे या फिर प्लांट की जो कंपैरेटिव स्टडीज़ करते थे उसमें ये हेल्पफुल होते थे, ठीक है। अब ये डेंड्रोग्राम क्या होता है, एक तरह के डायग्राम ही है, लेकिन ये डायग्राम कैसे होते हैं, ये डायग्राम होते हैं ट्री लाइक डायग्राम होते हैं, ठीक है। डेंड्रोग्राम जो होते हैं ट्री लाइक डायग्राम होते हैं। इस ट्री लाइक डायग्राम में क्या किया जाता है, प्लांट की अलग अलग स्पीशीज़ के बीच टेक्सोनोमिक जो भी रिलेशनशिप होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे ये ट्री लाइक डायग्राम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी 50 टाइप के प्लांट ले लिए हम लोगों ने, ठीक है। जैसे प्लांट की कोई 10 स्पीशीज़ है तो वो 10 की 10 स्पीशीज़ एक दूसरे से कितना टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप जो है उनके अंदर प्रेजेंट है या फिर कितनी एक दूसरे से सिमिलरिटी, जैसे अगर 2 स्पीशीज़ एक दूसरे से सिमिलरिटी रखती है तो उन दोनों स्पीशीज़ को हम लोग पास पास में प्लेस करेंगे। लेकिन अगर कोई ए स्पीशीज़ है और कोई डी स्पीशीज़ है, अगर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो इनको हम लोग दूर दूर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक ट्री लाइक डायग्राम है जिसमें हम प्लांट्स को उनके टेक्सोनोमिक रिलेशन के बेसिस पर इनको प्लेस करते हैं, ठीक है। टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप के बारे में, टेक्सोनोमिक वे ट्री लाइक डायग्राम जो प्लांट की अलग अलग स्पीशीज़ के बीच टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है, उसी डायग्राम को हम लोग डेंड्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आए आइक्लर नाम के साइंटिस्ट। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे डी कैंडोली हो गए, इधर साइड में लिख लेते हैं हम लोग, जैसे डी कैंडोली हो गए थे फर्स्ट। उसके बाद में बेंथम एंड हुकर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में डार्विन ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद में जो फोर्थ थे उनका नाम था आइक्लर। तो आइक्लर का जो क्लासिफिकेशन था वो कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइक्लर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, फोर्थ इसको डिनोट कर देते हैं, आइक्लर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। आइक्लर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये हो गया। अब इन्होंने क्या किया, आइक्लर ने, कि इन्होंने प्लांट, जो भी प्लांट किंगडम है, मतलब प्लांट किंगडम यानी कि जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स को इन्होंने 2 क्लासेस में डिफरेंशिएट किया। वो 2 क्लासेस कौन सी थी, एक तो थी फेनेरोगेम और एक थी क्रिप्टोगेम, ठीक है। इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। जैसे प्लांट किंगडम है, जितने भी स्मॉलर टू लार्जर टाइप के प्लांट होंगे उन सबको हम लोग प्लांट किंगडम के अंडर में प्लेस करते हैं, ठीक है। ये प्लांट किंगडम है। अब आइक्लर ने क्या किया, प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। अब ये जो 2 सब किंगडम कौन कौन से थे, फर्स्ट तो थे क्रिप्टोगेम, सेकंड थे फेनेरोगेम। ठीक है, क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम। इन्होंने जितने भी प्लांट हैं उन सबको क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम के अंदर रखा,
ठीक है। अब जो क्रिप्टोगेम क्या होते हैं और फेनेरोगेम क्या होते हैं, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे वापस से देख लेते हैं कि फेनेरोगेम क्या है और क्रिप्टोगेम क्या है, ठीक है। तो जितने भी जो फेनेरोगेम होते हैं या फिर जो फेनेरोगेमेटिक प्लांट होते हैं, उन प्लांट्स में क्या होते हैं, ना ही तो फ्लावर बनते हैं, ना ही उन प्लांट्स में सीड बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट, दे आर फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट। यानी कि जितने भी जो क्रिप्टोगेमेटिक प्लांट होते हैं, उन प्लांट्स में ना ही तो फ्लावर बनते हैं और ना ही उन प्लांट्स में सीड बनते हैं, ठीक है। उन प्लांट्स को हम लोग क्रिप्टोगेम बोलते हैं। जबकि जो फेनेरोगेम प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर एंड सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावर एंड सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें फ्लावर भी बनते हैं और सीड भी बनते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में जो सेकंड आता है वो है इसके एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं कि जितने भी जो टेरिडोफाइट होते हैं या फिर जो एल्गी हो गए या फिर जो फर्न्स हो गए, वो सब क्रिप्टोगेम में आते हैं, क्योंकि जो भी टेरिडोफाइट होते हैं उसमें फ्लावर नहीं बनते, जो एल्गी होती है उनमें भी फ्लावर और सीड नहीं बनते, और जो फर्न्स होते हैं उसमें भी फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि फेनेरोगेम के एग्जाम्पल हो गए जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये कि जितने भी क्रिप्टोगेमेटिक प्लांट होते हैं या फिर जो भी क्रिप्टोगेम्स होते हैं उनको हम एज ए लोअर प्लांट कंसिडर करते हैं। ये क्या होता है, प्लांट का लोअर प्लांट कंसिडर किया जाता है, कंसिडर एज लोअर प्लांट्स। जबकि इनको हम लोग हायर प्लांट्स कंसिडर करते हैं, कंसिडर्ड एज हायर प्लांट, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो आइकलर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया या फिर दो सब किंगडम में उन्होंने इनको क्लासिफाई किया। जो फर्स्ट सब किंगडम था वो था क्रिप्टोगेम और जो सेकंड था वो था फेनेरोगेम। जो क्रिप्टोगेम थे उसमें फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट इंक्लूड होते हैं, जबकि जो फेनेरोगेम था उसमें फ्लावर एंड सीड बेयरिंग प्लांट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका एग्जांपल आ जाता है कि ये टेरिडोफाइट इसमें आते हैं, जितने भी एल्गी होते हैं वो इसके अंदर आते हैं और जो फर्न्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। जबकि इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम लोग इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में आता है कि जितने भी क्रिप्टोगेम होते हैं उनको हम लोग लोअर प्लांट कंसिडर करते हैं, जबकि इनको हम लोग हायर प्लांट कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो सबसे क्लासिफिकेशन का सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है उसी को हम लोग ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है ये क्लासिफिकेशन का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड है। ठीक है। और ओल्डेस्ट, इसको सबसे ओल्डेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट को बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। यानी कि इसके अंदर अगर प्लांट को क्लासिफाई किया गया था तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखी गई थी, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल या ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट था
नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि इसके बेंथम एंड हुकर के थ्रू दिया गया था, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेस रखा था। उसके बाद में जो नेक्स्ट था उसको हम लोगों ने बोला था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन डार्विन के थ्रू दिया गया था। और जो डार्विन थे उन्होंने क्या किया, कंपैरिजन बेसिस पे स्टडी किया था। प्लांट, जो भी प्लांट को उन्होंने क्लासिफाई किया, उन सब प्लांट्स की उन्होंने कंपैरिजन यानी कि उसके प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर अपना क्लासिफिकेशन दिया था या फिर उस पर फोकस किया था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अब देखेंगे एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन। उसके पहले हम लोग एक चीज़ मिस हो गई थी कि जो भी हम लोगों ने जैसे हर्बेरियम शीट के बारे में पढ़ा था, है ना, ये चीज़ मिस हो गई थी। हर्बेरियम के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में जैसे बताया था कि हर्बेरियम क्या होते हैं या फिर हर्बेरियम को किस तरीके से बनाया जाता है, हर्बेरियम शीट्स कैसे रेडी की जाती है, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या होते हैं, पेपर शीट्स ही होते हैं, लेकिन इनको हर्बेरियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर क्या करते हैं, किसी भी अलग अलग टाइप का जो प्लांट होता है उसको हम लोग जो है इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। उस जैसे कोई भी अननोन स्पीशीज़ है या फिर हमको हर्बेरियम शीट जैसे प्रैक्टिकल दिया गया हमको हर्बेरियम शीट का, तो हम लोग क्या करेंगे, हर्बेरियम शीट रखने के लिए हम लोग जैसे अलग अलग जो भी जहाँ पे हम लोगों को एक पर्टिकुलर वेजिटेशन मिल सके, जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिल सके, फिर वो प्लांट जंगली प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के प्लांट। तो उन प्लांट्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या चीज़ें नोटिस करते हैं, मतलब क्या चीज़ें ज़रूरी होती है कि जो भी प्लांट हमने कलेक्ट किया है या फिर जिस प्लांट का हम लोगों को हर्बेरियम शीट रेडी करना है उसमें क्या होना चाहिए, प्लांट का फ्लावर पोर्शन होना चाहिए, यानी कि हर्बेरियम के लिए जो भी प्लांट हमने चूज़ किया है वो प्लांट का फ्लावर प्रेजेंट होना चाहिए, उसका शूट प्रेजेंट होना चाहिए, शूट या फिर स्टेम, और उसमें उसका रूट पोर्शन। अगर प्लांट लंबा है तो रूट पोर्शन नहीं होता, लेकिन अगर प्लांट की हाइट कम है तो उसमें ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो भी हर्बेरियम शीट होती है, इसके बाद में जो प्लांट कलेक्ट किया उस प्लांट को उस प्लांट को सुखाया जाता है। इस तरीके से सुखाया जाता है कि उस पर किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो रखा हो, या फिर उसमें किसी भी तरह की जैसे जितने भी जो भी लीव्स है उसके अंदर या फिर जो भी फ्लावर पोर्शन है, जो भी स्टेम है, वो एकदम पर्टिकुलर वे में हमको दिखने चाहिए कि हाँ ये प्लांट है, ये इसकी लीफ है तो लीफ किस टाइप की लीफ है, अगर स्टेम है तो स्टेम किस टाइप का है, लीफ का अरेंजमेंट क्या है, अगर फ्लावर है तो फ्लावर कौन से टाइप का है, फ्लावर में सेपल पेटल, ये सारी चीज़ें जो है उसमें हम लोगों को प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए या फिर उस शीट पे दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उस पर हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि जैसे प्लांट को कलेक्ट किया है तो हम लोग वो प्लांट की स्पीशीज़ के बारे में, जो हर्बेरियम शीट होती है उस पर प्लांट स्पीशीज़ के बारे में नोट करना होता है, जैसे ये हो गया प्लांट स्पीशीज़, ठीक है। तो इसमें जो भी हर्बेरियम शीट होती है उस पर हम लोगों को प्लांट की स्पीशीज़ का नेम लिखना होता है, उसके बाद में उसका सब स्पीशीज़ नेम लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को प्लांट का वैरायटी लिखना होता है, उसके बाद में वो जगह का नाम लिखना होता है जहाँ से उस प्लांट को कलेक्ट किया है, ठीक है। तो प्लेस और जिस डेट को उस प्लांट को कलेक्ट किया है वो डेट, ये सारी चीज़ें हर्बेरियम शीट पे हम लोगों को लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद में ये हर्बेरियम शीट बनाई क्यों जाती है, ठीक है। तो हर्बेरियम शीट बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो ये कि जैसे पुरानी हर्बेरियम शीट्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमको किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हमको किसी भी प्लांट के बारे में या फिर जो प्लांट हमने कलेक्ट किया है उसके बारे में हमें किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पुरानी हर्बेरियम शीट्स होती है उन शीट्स को हम लोग लेते हैं और उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, या फिर वो जो प्लांट हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो प्लांट कौन से प्लांट के साथ सिमिलरिटी रखता है उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं, जिससे उस अननोन प्लांट के बारे में हम लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है, ये सारी चीज़ें तो होगी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई हर्बेरियम होता क्या है, हर्बेरियम एक्चुअल में बनाए क्यों जाते हैं,
इनका मेजर रोल क्या होता है। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है जो 2 या फिर 3 नंबर या फिर जो एक मतलब जो स्टार्टिंग है जो छोटे छोटे 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो हर्बेरियम शीट होती है उसका साइज क्या होता है। ये साइज आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें अभी मैंने बताई ये सिर्फ माइंड में होनी चाहिए, बाकी इनको कहीं पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हो, ठीक है, अगर लेक्चर के थ्रू अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हर्बेरियम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक बार ये चीज़ें सुनोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हाँ हर्बेरियम में ये चीज़ों पे फोकस किया जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि हर्बेरियम जो शीट होती है उसका साइज़ क्या होता है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी हर्बेरियम के बारे में थोड़ा बहुत जैसे हर्बेरियम का वर्ड का यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बोला था कि वो A3 साइज़ की शीट होती है। लेकिन उसका साइज़ क्या होता है एक्चुअल में सेंटीमीटर में या इंचेस में हमको उसका साइज़ पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ हर्बेरियम शीट जो है वो A4 साइज़ की है या फिर जो शीट है वो A3 साइज़ की है। इस तरीके से हम लोगों को आंसर नहीं करना है। अगर इस तरीके से हम लोग आंसर करते हैं तो वो जो आंसर होगा वो हमारा गलत होगा, उसमें आपको किसी भी तरीके से मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो हर्बेरियम शीट होती है उसका एक्चुअल साइज़ होता है 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25, यानी कि इतनी लंबी और इतनी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये साइज़ की हर्बेरियम शीट रेडी होनी चाहिए। तो अगर आपको ये याद है तो आपको जो भी 2 और 3 नंबर होंगे वो डायरेक्टली मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये साइज़ याद नहीं है तो 0, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट, ये तो क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन कैसा था। मतलब उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का जो एक्चुअल जो एक लाइन डायग्राम होता है वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर हम लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म ना लिखें और उसकी जगह पे अगर फेनेरोगेम लिखें तो सही होगा या गलत होगा? ये 50% सही होगा लेकिन 50% गलत होगा। क्यों? क्योंकि फेनेरोगेम के अंदर हम लोग जिम्नोस्पर्म को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म या फिर हम लोग इसको लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो भी एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के बारे में दिया था वो थे बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट है वो आ जाएगा अपना बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बेंथम और हुकर ने प्लांट को किस तरीके से क्लासिफाई किया था। ये तो देखा था कि जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसको हम लोगों ने बोला था नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये देख लिया था। इसके बाद में ये बेस्ड ऑन डी कैंडोलीज क्लासिफिकेशन,
या फिर ये कैंडोलिस क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, फॉलो डी कैंडोलिस क्लासिफिकेशन। और प्लांट को किस तरह से डिस्क्राइब किया था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में एक और था बुक का नाम, कि इन्होंने अपनी कौन सी बुक में क्लासिफाई किया था, तो वो था जेनेरा प्लांटेरा। और बुक का नाम हो गया जेनेरा प्लांटेरा। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। इसके बाद में आता है कि इन्होंने क्या किया कि जितने भी जो फेनेरोगेम थे, है ना, फेनेरोगेम में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में बात नहीं कर रहे, फेनेरोगेम में भी हम लोग सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी जो फेनेरोगेम प्लांट थे उसको मतलब उन प्लांट्स को इन्होंने दो क्लासेस में क्लासीफाई किया। दो क्लासेस कौन कौन सी थी? एक तो थी डाइकोट और एक थे मोनोकोट। इन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स थे उनको, जैसे प्लांट किंगडम है या फिर एंजियोस्पर्म प्लांट है, फेनेरोगेम, फेनेरोगेम है, ठीक है। अब ये जो फेनेरोगेमेटिक प्लांट है, इसमें इन्होंने क्या किया, इनको दो क्लासेस में क्लासीफाई किया। वो दो क्लासेस कौन कौन सी थी? जैसे एक तो हो गए थे मोनोकोट प्लांट, एक हो गए थे डाइकोट प्लांट। ये डाइकोट प्लांट हो गए और ये हो गए अपने मोनोकोट प्लांट, ठीक है। यानी कि जिसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट जिसमें सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो डाइकोट प्लांट में आते हैं, जबकि जैसे मेज हो गया या फिर वीट हो गया वो सारे मोनोकोट के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे पोएसी, जो वीट है वो पोएसी का मेंबर है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, इन्होंने एक थर्ड क्लास और बनाई। वो थर्ड क्लास में इन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया। जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया, यानी कि इन्होंने क्या किया, जो भी फेनेरोगेम थे उसको इन्होंने डाइकोट और मोनोकोट में क्लासीफाई किया। अब डाइकोट और मोनोकोट के बीच में बाद में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को जो है उन दोनों के मिडिल में प्लेस किया, ठीक है। कि कहीं ना कहीं इसमें डाइकोट के कैरेक्टर्स भी होते हैं, मोनोकोट के कैरेक्टर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में आता है कि वापस से डाइकोट प्लांट को इन्होंने क्लासीफाई किया तीन अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। तीन अलग अलग क्लासेस। अब वो तीन अलग अलग क्लासेस कौन सी थी? जैसे एक था पॉलीपेटेली, ठीक है, पॉलीपेटेली। उसके बाद में था गैमोपेटेली, और थर्ड टाइप की जो क्लास थी उसको बोला इन्होंने मोनोक्लेमाइडी। क्लेमाइडी, ठीक है। बाकी जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट का इन्होंने नहीं दिया था, या फिर अगर होगा तो हम लोग उसके बारे में आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी डाइकोट प्लांट है उसको इन्होंने अलग से वापस तीन क्लासेस में क्लासीफाई किया। जो फर्स्ट क्लास थी उसको इन्होंने बोला पॉलीपेटेली, जो सेकंड क्लास थी उसको इन्होंने बोला गैमोपेटेली, और जो थर्ड टाइप की इन्होंने क्लास को डिफाइन किया उसको लिखा इन्होंने मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे एंगलर एंड प्रेंटल। ये तो हो गया बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई ये, और ये इसका क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉ डायग्राम हो गया, ठीक है, एक लाइन डायग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंगलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम।
एंगुलर एंड फ्रंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये हो गया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने क्या किया, इनका जो एंगुलर और फ्रंटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो इसमें ने प्लांट को या फिर जितने भी जो सीड प्लांट थे उन सीड प्लांट को इन्होंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लासिफाई किया था। जैसे बेंथम और जो हुकर थे उन्होंने जो भी फेनेरोगैमेटिक प्लांट थे उसको उन्होंने मोनोकोट, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म को उसके बीच में रख के प्लेस किया था और उस तरीके से उसको क्लासिफाई किया था, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, जितने भी जो सीड प्लांट हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, जो भी सीड प्लांट्स थे, ठीक है, सीड प्लांट या फेनेरोगैम, इन सीड प्लांट और फेनेरोगैम को इन्होंने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया। वो दो क्लासेस कौन सी थी, एक तो थे एंजियोस्पर्म, एक थे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये हो गया कि इन्होंने एक तो एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म। उसके बाद इन्होंने वापस से एंजियोस्पर्म को अलग से क्लासिफाई किया और एंजियोस्पर्म को अलग से कैसे क्लासिफाई किया, दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया। वो दो क्लासेस कौन सी थी, एक तो थी मोनोकोटिलिडनी और एक थी डाइकोटिलिडनी। जो फर्स्ट क्लास थी और ये सेकंड क्लास। जो फर्स्ट क्लास है वो है मोनोकोटिलिडनी और जो सेकंड क्लास था वो था डाइकोटिलिडनी। यानी कि मोनोकोट और डाइकोट, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो डाइकोट प्लांट थे उसको भी इन्होंने वापस से दो क्लासेस में क्लासिफाई किया और वो जो दोनों क्लासेस थी वो क्या थी, एक तो थी आर्किक्लेमाइडी और एक थी मेटाक्लेमाइडी, ठीक है। जैसे सीड प्लांट है या फिर फेनेरोगैम है। फेनेरोगैम में इन्होंने क्या लिखा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जब हम लोगों ने इससे पहले जो कैरेक्टर्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने प्रिमिटिव और एडवांस के बारे में बात की थी, जैसे आइक्लर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वहाँ पर भी हम लोगों ने यही देखा था कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं या फिर जितने भी जो फेनेरोगैम होते हैं उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही मेजर एग्जांपल्स थे। सिर्फ दो ही एग्जांपल देखे थे, वो थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट थे या फिर जो भी फ्लावरिंग प्लांट थे उनको मोनोकोट और डाइकोट यानी कि मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी में क्लासीफाई किया। उसके बाद में जो भी डाइकोट प्लांट थे उसको अगेन इन्होंने दो क्लासेस में क्लासीफाई किया और वो जो दो क्लासेस थी वो थी, एक थी आर्किक्लेमाइडी और एक थी मेटाक्लेमाइडी। ये वापस से दो क्लासेस बनाई जिसमें एक तो थी आर्किक्लेमाइडी और एक थी मेटाक्लेमाइडी, ठीक है। ये हो गया। और जो भी सीड प्लांट थे उसको इन्होंने एक और नाम दिया, वो था एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। एक तो सीड प्लांट हो गया, सीड प्लांट को ही हम लोग क्रिप्टोगेम बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो सीड प्लांट फेनेरोगेम बोलते हैं, और इन्होंने क्या किया, जो भी सीड प्लांट या फिर जो फेनेरोगेम था उसके लिए एक और टर्म यूज़ किया, वो टर्म था एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा। एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा, यानी कि एम्ब्रियोफाइटा और साइफोनोगेमा भी सीड प्लांट का ही एक नाम है। एक बार वापस देख लेते हैं।
फेनेरोगियम के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर एंगुलर और फ्रेंटल ने भी क्या किया, जो भी सीड प्लांट या जो फेनेरोगियम थे उनको दो क्लासेस में क्लासीफाई किया। फर्स्ट क्लास था एंजियोस्पर्म, सेकेंड क्लास था अपना जिम्नोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म प्लांट से, क्योंकि हम लोग एंजियोस्पर्म का ही क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो इसीलिए हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। एंजियोस्पर्म को इन्होंने मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी में क्लासीफाई किया। उसके बाद में जो भी डाइकोट या फिर इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं उसको इन्होंने अगेन दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, जिसको एक तो आर्किक्लेमाइडी और एक को मेटाक्लेमाइडी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का जो भी बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो भी मेरिट्स हैं और जो भी डीमेरिट्स हैं, और उसके बाद में एंगुलर और फ्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो भी मेरिट और डीमेरिट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर में अपन लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोगों ने जैसे जो पैथोलॉजी टर्म है उसके बारे में, पैथोलॉजी के जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात किया था, और फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात किया था। ठीक है, तो अपन पहले टॉपिक का नाम, बुक का नाम लिख लेते हैं। जो अपनी सेकेंड बुक है वो है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इस पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एक लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जिसमें हम लोगों ने प्लांट पैथोलॉजी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में बात किया था, और जितने भी जो फंजाई होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स देखे थे। अब वो जो जनरल कैरेक्टर हम लोगों ने देखे थे, तो हम लोगों ने लास्ट कैरेक्टर डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो था माइसीलियम। माइसीलियम तक हम लोगों ने किया था, लेकिन हम लोग माइसीलियम से ही थोड़ा सा माइसीलियम को रिपीट करके वापस से देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट था फंजाई कैरेक्टर, फंजाई के कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है उसका माइसीलियम। काफ़ी कुछ मैंने माइसीलियम के बारे में बता दिया था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो है उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, माइसीलियम के बारे में उस दिन हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो भी माइसीलियम होती है, जैसे अगर कोई फंजाई है और फंजाई की जो प्लांट बॉडी होती है या फिर जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया था माइसीलियम। ठीक है, जैसे वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर है फंजाई की, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसे हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि जो माइसीलियम होता है वो बहुत सारे हाइफी से मिलकर बना होता है, ग्रुप ऑफ हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ थी कि जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर था कि जो भी जाल जैसी संरचना है उसको, या फिर जो फाइबर थ्रेड लाइक या फिर जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम लोगों ने माइसीलियम बोला था। और जो माइसीलियम के अंदर जो भी सिंगल थ्रेड या फिर जो सिंगल फाइबर था उसके लिए हम लोगों ने हाइफी वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, और जो भी माइसीलियम होता है वो फंजाई की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, ये हो गया था। इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ यहीं पे देख लेते हैं कि जो भी फंजाई की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है या फिर जिसको हम लोग माइसीलियम बोल रहे हैं, वो माइसीलियम क्या होती है। उस माइसीलियम को अगर हम लोग एक और टर्म उसके लिए, माइसीलियम तो एक ये क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्ड हो गया, लेकिन अगर हम लोगों को जनरल वर्ड बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, थैलस बोलेंगे। ये तो हो गया स्पेसिफिक, लेकिन अगर हम लोगों को जनरल बात करनी है तो हम लोग बात करेंगे
वर्ड यूज़ करेंगे थैलस, ठीक है। फंजाई के लिए हम लोग बेसिकली यही टर्म यूज़ करेंगे, लेकिन ये भी बता रही हूँ कि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसी को हम लोग थैलस बोलते हैं, जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आता है जो भी थैलस जो स्ट्रक्चर है वो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जितने भी जो माइसीलियम जो जाल है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में किस तरह की अपीयरेंस रखती है, ये चीज़ है। कि जितने भी माइसीलियम होते हैं या फिर जो माइसीलियम का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे माइसीलियम है, ये क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी कि इसे हम लोग नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में सेकंड देखते हैं कि जो माइसीलियम होता है वो माइसीलियम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। और जो भी फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली अरेंज होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, या तो ट्रांसपेरेंट बोलेंगे या फिर ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज़ ना करके हम लोग बोलेंगे ये बहुत ही थिन फाइबर से मिलकर बना होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ मल्टीपल थिन फाइबर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में ये जो भी थिन फाइबर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, या फिर जो भी हाइफी होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है, या फिर ये जो थिन फाइबर्स होते हैं इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य भरा हुआ रहता है, या जीव द्रव्य इनके अंदर भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद में ये बहुत ही थिन फाइबर से मिलकर बनी होती है, और ये जो थिन फाइबर्स होते हैं ये इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि जो थिन फाइबर्स होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म से फिल्ड रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में आता है कि हम लोगों ने उस दिन देखा था कि माइसीलियम का जैसे स्ट्रक्चर देखा था कि इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है माइसीलियम की। इस तरह की कुछ माइसीलियम की स्ट्रक्चर होती है। तो जो माइसीलियम की स्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये इसमें कुछ पार्टीशंस पाए जाते हैं, इसके अंदर कुछ पार्टीशंस पाए जाते हैं। इन पार्टीशन को हम लोगों ने नाम दिया था सेप्टा। ये जो पार्टीशन थे जो माइसीलियम को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, इसको हम लोगों ने बोला था सेप्टा। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो पार्टीशंस है या फिर जो भी सेप्टा है, इन सेप्टा यानी कि दो सेप्टा के बीच का जो गैप है वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म फिल्ड रहता है। ये हो गया। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स में बना रही हूँ बोल्ड डार्क, वो क्या हो गए, वो सारे हो गए न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो भी माइसीलियम होते हैं ये सेप्टेट भी हो सकते हैं, या फिर कुछ फंजाई के मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो माइसीलियम होता है वो नॉन सेप्टेट होता है, यानी कि उसमें इस तरह का पार्टीशन जो है ये नहीं पाया जाता है, यानी कि ये क्या होगा, ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और ये नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें सेप्टा पाए भी जा सकते हैं और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें सेप्टा पाए नहीं जाते या फिर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं कि माइसीलियम का ही कि जो सेप्टा है, जैसे ये दो सेप्टा प्रेजेंट है, जैसे ये हो गया ना, हम लोग ये ले लेते हैं कि जैसे ये है, इस पर्टिकुलर जो दो सेप्टा के बीच का जो स्पेस है, ठीक है। अब जैसे ये एक पर्टिकुलर जैसे फाइबर हो गया, तो इस फाइबर को या फिर ये जो फाइबर है इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, इसको हम लोगों ने बोल दिया हाइफी,
ठीक है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये हो गई अपनी माइसीलियम, जो फंजाई की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर थैलस है, जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जो दो सेप्टा है या फिर जो दो ट्रांसवर्स सेप्टा है या फिर दो पार्टीशंस के बीच का जो गैप है, वो गैप में क्या हो सकता है, जो न्यूक्लियस का नंबर होता है वो न्यूक्लियस या तो सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है या फिर उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। लेकिन फंजाई के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिसमें इस टाइप के पार्टीशन में या फिर इस टाइप का जो गैप होता है स्ट्रक्चर, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी देखने को मिलते हैं। यानी कि ये क्या हो सकते हैं, ये यूनि न्यूक्लिएट से लेके मल्टी न्यूक्लिएट तक हो सकते हैं, एक केंद्र की से लेके बहु केंद्र की तक। यूनि न्यूक्लिएट टू मल्टी न्यूक्लिएट, ये यूनि न्यूक्लिएट से लेके मल्टी न्यूक्लिएट तक हो सकते हैं। ये हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं है और वहाँ पे जो है असेप्टेट है और सिर्फ यूनि न्यूक्लिएट है, या फिर असेप्टेट है और मल्टी न्यूक्लिएट है। इस तरह की कंडीशन भी इनमें देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि जो भी फंजाई होती है उसमें क्या होता है कि फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो होमोथैलिक या हिट्रोथैलिक टाइप के हो सकते हैं। अभी होमोथैलिक और हिट्रोथैलिक क्या नहीं बना है वो देख लेते हैं। कि जो फंजाई होती है, फंजाई के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो होमोथैलिक बिहेवियर शो करते हैं, जबकि जो कुछ मेंबर्स हैं वो हिट्रोथैलिक बिहेवियर शो करते हैं। होमोथैलिक फंजाई और सेकंड आ गया अपना हिट्रोथैलिक फंजाई। हिट्रोथैलिक फंजाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजालिक फंजाई। समजालिक फंजाई और विषमजालिक फंजाई। विषमजालिक फंजाई, ठीक है, ये हो गया। अब ये समजालिक और विषमजालिक या होमोथैलिक और हिट्रोथैलिक का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? एक। हिट्रो का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, ठीक है। होमो यानी एक, हिट्रो मतलब एक से ज्यादा यानी मल्टीपल हो गए। ये हो गया। तो वे फंजाई जिसको जो सेल्फ फर्टाइल होती है, यानी कि वे फंजाई के वे मेंबर्स जिन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, जो सेल्फ फर्टाइल होती है, ये क्या होती है? सेल्फ फर्टाइल होती है, यानी कि इनको कंपैटिबल मैटिंग पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैटिंग पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कि वे जिसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप की स्ट्रक्चर होती है, या फिर इस तरह का मेल और फीमेल टाइप की स्ट्रक्चर्स भी नहीं, सिर्फ जो वेजिटेटिव फॉर्म में या फिर जिनमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फंजाई के कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वेजिटेटिव, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो फंजाई होती है उसमें तीनों टाइप का जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो पाया जाता है। वेजिटेटिव भी पाया जाता है, सेकंड अपना असेक्सुअल भी पाया जाता है, और जो थर्ड है वो अपना सेक्सुअल भी पाया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो होमोफिलिक फंजाई है उन सभी फंजाई के अंदर जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स या तो वेजिटेटिव फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उस कंडीशन में इनको मैटिंग पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये सेल्फ फर्टाइल होगी, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, या तो असेक्सुअली करेंगे या फिर वेजिटेटिव करेंगे, असेक्सुअली और वेजिटेटिव, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसमें नहीं होगा, सिर्फ असेक्सुअली और वेजिटेटिव फॉर्म में ये रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। लेकिन जो हिट्रोथैलिक फंजाई होती है उसमें क्या होता है कि ये सेल्फ फर्टाइल नहीं होता है। जो भी हिट्रोथैलिक फंजाई होती है वो सेल्फ फर्टाइल नहीं होती है,
ये सेल्फ फर्टाइल नहीं होती। जैसे अगर ये सेल्फ फर्टाइल है तो इसका जस्ट अपोजिट ये सेल्फ फर्टाइल नहीं होती। सेल्फ फर्टाइल नहीं होती इसका मीन क्या हो गया कि इनको कॉम्पेटिबल मेटिंग पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। कॉम्पेटिबल मेटिंग पार्टनर रिक्वायर्ड, इनको कॉम्पेटिबल मेटिंग पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अपन ने होमोथेलिक में क्या देखा था कि इनको मेटिंग पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अगर इनमें कॉम्पेटिबल मेटिंग पार्टनर रिक्वायर्ड है विच मीन्स दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, यानी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाएगा। असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एब्सेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो इनमें नहीं होता, ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे।